जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है एक महान एसिड दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक बड़ी ना मज़ेदार से एसिड है, क्योंकि नॉर्मल एसिड से थोड़ा सा ज़रा अच्छा बिहेव करता है और डिफरेंट बिहेव भी करता है बार दफ़ा, लेकिन है ये एक एसिड ही। नाइट्रिक एसिड पढ़ा, अब नाइट्रिक एसिड पढ़ते हैं। बेसिकली बेटे नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला आपके पास होता है HNO3। नाइट्रस एसिड था HNO2, दिस इज HNO3। अब इसमें आपके पास नाइट्रोजन होता है वो सेंटर होता है, और उसके साथ इधर ऑक्सीजन ने एक डबल बॉन्ड बनाया, इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया जिसके साथ नेट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे ये OH। तो इस तरह से इसका आपके पास स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और लेकिन ओवरऑल ये आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो ये आपके पास है आपका नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और लेकिन जो आज हमने मेथड पढ़ना है ना, मैं इस मेथड को आज तक नहीं बोला, क्योंकि जब मैं एफएससी में था तब ये मेथड आपके पास लॉन्ग वर्जन में दौर से आया था। दैट इज बिटलैंड एंड एडिस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको हमने आज समझना है। तो पहले अगर हम इसका कोई जनरल मेथड देखें प्रिपरेशन का, तो वो आपके पास बड़ा सिंपल सा है। वो ये है कि अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट, जो कि खाद के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO। अच्छा, H2SO4 को अगर ऐसे लिख दूँ HSO4, मतलब हाइड्रोजन मैंने अलग लिख दिया और दूसरा हाइड्रोजन अलग लिख दिया, तो मसला तो ही ना होगा। तो जब मैं बेटा इनका मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो आपके पास आपका नाइट्रिक एसिड बन सकता है। कैसे बनेगा? सिंपल सा रिएक्शन होता है कि जो आपका हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन ये इस NO3 के साथ मिलता है और आपके पास बना देता है HNO3। क्या बना दिया आपने? HNO3। तो दिस इज योर नाइट्रिक एसिड। और बाकी जो चीज़ें बच गई वो क्या है आपके पास, उनको लिख दो इकट्ठा करके, दैट इज KHSO4। ठीक है ना। तो इस तरह से आप नाइट्रिक एसिड को बना सकते हैं बाय यूजिंग पोटाशियम नाइट्रेट। ओके, तो वेरी सिंपल। तो ये है आपके पास इसका जनरल मेथड प्रिपरेशन का। अब इंडस्ट्री के अंदर हमने नाइट्रिक एसिड बनाना होता है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। लेबॉर्ट्री मेथड्स के अंदर इसके बहुत सारे यूजेज हैं, एंड पे मैं आपको इसके यूजेज भी बताऊंगा। लेकिन हम एक मेथड यूज़ करते हैं जो दो साइंटिस्ट के नेम पे है, एक ब्रिकलैंड था और एक का नाम था एडिस, और इन दोनों ने आपके पास जो है प्रोसेस एक दिया था। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही एक आसान प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा पता क्या है इस प्रोसेस का? इंतहा दर्जे का सस्ता प्रोसेस है। सिर्फ आपका पैसा कहाँ पे लगना है? सिर्फ आपका पैसा ही लगना है। वो लगना है आपको एयर लेके आनी है, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, उसी को यूज़ करके आपने एसिड बना लेना। आपको सिर्फ लगाने कहाँ पड़ेंगे पैसे? जो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, जो आपने ये जो स्प्रेटस वगैरह प्रोवाइड करना है, तो बस इसमें पैसा लगता है। तो इस वजह से ये इकोनॉमिकली बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसमें आपको यूज़ किया जाता है। बेसिकली इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस। 4 स्टेप के अंदर आपके पास ये रिएक्शन होता है। पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ये मैंने डायग्राम की चार्ट बनाई है, इसको भी समझेंगे। डायग्राम में बेटे ये जो पहली मैंने चीज़ बनाई है इसका नाम है इलेक्ट्रिकल फर्नेस। ये क्या है आपके पास? दिस वन इज इलेक्ट्रिकल फर्नेस। अब जो आपके पास ये इलेक्ट्रिकल फर्नेस है, इसके अंदर आपके पास पहला प्रोसेस होता है। किया क्या जाता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसको लेके आया जाता है। एयर के अंदर क्या चीज़ें हैं? एयर के अंदर एक तो आपके पास आपका होगा नाइट्रोजन N2, और दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन। तो एक तो आपके पास है आपका नाइट्रोजन N2 और दूसरा क्या है आपके पास आपका ऑक्सीजन, दैट इज O2। इसको लाया जाता है और फिर इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब ये फर्नेस जो है ये इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है और इसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 3000 तक किया जाता है। मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर है नाइट्रोजन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर है ऑक्सीजन। तो जब हम बेटे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों टूट जाते हैं। नाइट्रोजन भी टूट जाता है, ऑक्सीजन भी टूट जाता है। तो फिर ऐसा ही समझ लें कि नाइट्रोजन का एक एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलता है और बना देता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO।
दूसरा नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलता है तो बना देता है 2 नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कोई हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं ज़्यादा, वो 3000 सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और बना देते हैं NO। मतलब इस चैम्बर के अंदर, इलेक्ट्रिकल फर्नेस के अंदर, जो कि पहला पॉइंट है यहाँ पे, इसके अंदर आपके पास क्या बनेगा, इसके अंदर आपके पास एक चीज़ बन जाएगी, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये गैस आपके पास बन जाएगी, ठीक है ना। और टेम्परेचर कितना है इसमें जो टेम्परेचर है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3000 सेल्सियस है। ओके, तो हमने यहाँ पे पाइप लगाया और जैसे ही नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है वो आगे चला जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसे इन पाइप्स के जरिए मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। दिस वन इज स्टेप नंबर 1। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना ना, इसको फौरन से आपने इसका टेम्परेचर 3000 से कम करना होता है, क्योंकि अगर इसी टेम्परेचर पे रहा तो खतरा ये होता है कि ये डिकम्पोज होकर कुछ और ना बना दें, ठीक है ना। तो फिर अगला जो हमारे पास सेकंड जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं कूलिंग चैम्बर। ये आपके पास क्या है, ये आपका है कूलिंग यूनिट। इसको कूलिंग यूनिट कह लें या कूलिंग चैम्बर कह लें, तो मैं इसको कूलिंग यूनिट लिख रहा हूँ। अब ये कूलिंग यूनिट क्या करता है कि आपके पास जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है उसका टेम्परेचर 3000 से कम करके कहाँ तक ले आता है, ये टेम्परेचर याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसको ले आता है ये 1000 सेल्सियस तक। और ये कूलिंग क्यों जरूरी है, रीजन क्या है, इतना लेके आना टेम्परेचर क्यों जरूरी है, मैं रीजन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी रीजन लिख रहा हूँ। रीजन मेरा पुत्र ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। किसकी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो in order to avoid the decomposition of nitrogen oxide which occur at approximately 3000 Celsius, हम क्या करते हैं, हम इसका टेम्परेचर 1000 कर देते हैं ताकि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना रहे, जो कि हम आगे फर्दर यूज़ करने वाले हैं किस काम में, जो कि हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं आगे अपने प्रिपरेशन में। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसको एक चैम्बर के अंदर लेके जाते हैं। ये जो चैम्बर है, थर्ड चैम्बर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कूल, ये आ क्या रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। अब नाइट्रोजन का ऑक्साइड इस चैम्बर के अंदर एंटर होता है। अब इस चैम्बर के अंदर बेटे हम प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। आ क्या रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। हम और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है ना। और कोई कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब जब ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये आपके पास नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बना देते हैं। समझ आ रही मेरी बात, ये नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बना देंगे। तो इस चैम्बर को मैं नाम देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर या ऑक्सीडेशन चैम्बर, जो भी आप इसको कहना चाहें, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आपके पास फिर क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो बना है, ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपके पास आपकी ऑक्सीजन दी हुई है जो, उसके साथ रिएक्शन करेगा। बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रिक ऑक्साइड के पास, दूसरा दूसरे के पास। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड। तो यहाँ तक आपका काम था मेन, जो आपने कर लिया, समझ आ गई। तो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ओके। अब उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद बेटे हमारे पास जो काम स्टार्ट होता है वो यहाँ पे हम रखते हैं वाटर टैंक। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, वाटर टैंक। अब यहाँ पे जो आपके पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना, कौन सा, डाइऑक्साइड, हम इसको आखिरी चैम्बर के अंदर लेके आते हैं, आखिरी चैम्बर के अंदर, ठीक है ना। अब ये आखिरी चैम्बर जो है ना, इसके अंदर हमारा एक मेन रिएक्शन होना होता है, मेन रिएक्शन होना होता है। किस किस के दरमियान, वाटर ऐसे नीचे गिर रहा होता है, ऐसे ऐसे ड्रॉप्स की फॉर्म में, जैसे पानी नीचे बारिश का नहीं आता वैसे आ रहा होता है पानी नीचे। कौन आ रहा है नीचे, वाटर। और जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड इसके अंदर इंटर होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर के दरमियान होता है बेटे रिएक्शन, ये पहले पढ़ा हुआ है। तो मतलब थर्ड स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा कि हम रिएक्शन करवाएंगे विद वाटर। तो आपका ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है ये किसके साथ रिएक्शन करने वाला है, ये रिएक्शन करने वाला है वाटर के साथ। मैं कह देता हूँ कि आपके पास 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे, ठीक है ना, ये डाइऑक्साइड। तो क्या पड़ा था कि एक H के साथ मिला और दूसरा OH के साथ मिला। तो अगर ऐसा होगा तो बनेगा क्या, अगर ऐसा होगा तो आपके पास HNO2 एक बन जाएगा, HNO2 दैट इज योर नाइट्रस एसिड। और ये जब मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। मतलब इस चैम्बर में
यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास दो चीज़ें होंगी। नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास होगा HNO2, नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास होगा HNO3। समझ आ गई? नाइट्रिक एसिड तो हमें चाहिए लेकिन नाइट्रस एसिड नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है। साइंटिस्ट के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, स्वाय अपनी प्रॉब्लम के घर की। तो ये जो आपके पास नाइट्रिक एसिड तो बन गया, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन आपको भी पढ़ाया लास्ट लेक्चर के अंदर आप पढ़ते रहे हैं कि ये एक अनस्टेबल एसिड है, ये अनस्टेबल है, मतलब ये टूट सकता है और फर्दर आपके पास कंपाउंड्स या चीज़ें जो हैं वो बना सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है आपके पास कि जो आपका नाइट्रस एसिड होता है बेटे, वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। तो ये फर्दर आपके पास ऑक्सीडाइज हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या हो सकता है कि अगर आपके पास किसी जगह पे HNO2 बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये करेगा, ये फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा। अगर मैं ज़्यादा मालिक्यूल लिख लूँ, 3 लिख लूँ, तो ये फर्दर डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, HNO3। ओके, और बाकी जो नाइट्रोजन होंगे वो बना देंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और बाकी क्या बन जाएगा आपके पास H2O। तो इस तरह से ये आपके पास काम होगा। अब ये नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड बनता है, इसको हम फिर फर्दर से यहाँ से मतलब निकाल लेते हैं और इसको हम फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो वेस्ट गैस आई है ये हमारी ज़ाया नहीं जाती, हम इसको दोबारा से, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से लेके आऊँ, इस चैम्बर में कूल करूँ और दोबारा से ऑक्सीडेशन करवा के ये काम चलता जाएगा, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली एट द एंड मेरे पास आनी एक ही चीज़ है, दैट इज़ माई फेवरेट। योर फेवरेट तो पता नहीं है कि नहीं, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा। याद हो गया तो फेवरेट, नहीं याद होगा मुश्किल हुई तो इट्स अ बैड थिंग। तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे बेटे फिर एंड पे जब नाइट्रस एसिड बनता भी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होके ऑक्सीडाइज होके आपके पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में, और आपके पास जो लास्ट पे चीज़ आएगी दैट विल बी योर नाइट्रिक एसिड। देखिए कितना सिंपल है, छोटा सा, 2 नंबर इसके हैं, 2 नंबर इसके सिंपल। Though this is your Birkeland Eddy's process for the preparation of nitric acid, and as I said, this is very, 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 very and very important long question। इस चैप्टर से ना 2 एसिड, एक नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन और दूसरा आगे आएगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक्स हैं, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा और आगे फिर हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह और बाकी चीज़ें। ओके, तो चलें रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि अगले 2 पेजेस के अंदर पता नहीं क्या पहाड़ हम पे डाल दिया गया, कौन सी क़यामत हम पे डाल दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस तरह से जैसे मैंने अरेंज किया इस तरह से करके रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिकली ना इनऑर्गेनिक भी ऐसा ही है कि आपको कुछ समझना है, उसके बाद आपके ऑटोमेटिकली इक्वेशंस बनना शुरू हो जाती हैं। बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको समझो कि कौन सी चीज़ किससे मिलकर क्या बनाती है। रटा है थोड़ा सा, लेकिन ये सेंस में आपको कुछ समझ भी इसमें चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। मतलब अगर एक मेटल एक तरह से रिएक्शन दे रहा है तो दूसरा उसके साथ वाला, तो जैसे मैंने ग्रुपिंग कर दी है, अब इनमें जो ग्रुप में मेटल्स हैं वो सारे एक जैसे रिएक्शन देंगे, तो आपको बार बार रिएक्शन याद नहीं करने पड़ेंगे, एक रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा और दूसरे मेटल्स तकरीबन उसी तरह से रिएक्शन देते हैं। तो आपके पास रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। सबसे पहले मैं इस मेटल वाले पोर्शन को टच करूंगा कि बहुत सारा मतलब दिया हुआ डाटा, मैंने उसको अरेंज कर दिया। कुछ मेटल ऐसी हैं जो इसके साथ रिएक्शन करके एक तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं, कुछ दूसरी तरह का, कुछ तीसरी तरह का, कुछ रिएक्शन नहीं करती। तो अगर हम इनको ग्रुप कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसमें हमें कोई मसला होगा, हम बड़ी आसानी से याद आ जाएंगे और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके पास। देखें, कुछ मेटल ऐसी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी टेम्परेचर दे दें, दे विल नॉट रिएक्ट। इनमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड है, इनमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम है, इनमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास इरिडियम है, इनमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइटेनियम है। ये ऐसी मेटल्स हैं जो किसी भी कंसंट्रेशन में नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करने वाली। कुछ मेटल्स पैसिव हैं, पैसिव मतलब वो रिएक्शन इस सेंस में नहीं करती, खास हद तक समझ लो रिएक्शन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, चैप्टर 3 में पढ़ा कि एल्यूमिनियम क्या करता है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या बना लेता है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके उसकी जो बाहर वाली लेयर है वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है,
ऑक्साइड, मतलब ये जो बाहर वाली लेयर है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, Al2O3। अब ये जो लेयर है ये रेजिस्टेंट है, ये मतलब फर्दर इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करने देती। तो मैंने बोला एल्यूमिनियम पैसिव हो गया, एल्यूमिनियम रिएक्शन कर सकता है लेकिन उसके बाहर किसी लेयर के बन जाने की वजह से रिएक्शन नहीं करता। सिमिलरली अगर एल्यूमिनियम ऐसा करता है, कोबाल्ट भी ऐसा करता है, निकल भी ऐसा करता है, क्रोमियम भी ऐसा करता है, आयरन भी ऐसा करता है, ये अपने बाहर लेयर बन जाने की वजह से पैसिव हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन नहीं करते किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। वैसे ये रिएक्शन कर सकते हैं। तो इनके अक्सर फिर हमने जब नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हम इन्हीं मेटल्स को प्रेफर करते हैं, ये पैसिव है, इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ऑक्साइड बन जाता है। ओके, एल्यूमिनियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस। कुछ मेटल्स होते हैं दैट फॉर्म ऑक्साइड्स, जो ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आपके पास टंगस्टन और यूरेनियम ये रिएक्शन करेंगे ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये हमेशा ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब ये वो वाला केस नहीं है जैसे यहाँ पे तो सर ऑक्साइड बनता है ना, यहाँ पे बेटे ऑक्साइड जो बनता है बाहर वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये क्या है? ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो आगे फर्दर इसको रिएक्शन करने से रोकती है। लेकिन यूरेनियम और टंगस्टन में ऐसा कोई केस नहीं है, वो रिएक्शन करेंगे और ऑक्साइड बनेंगे और सारा मेटल रिएक्शन करेगा, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं। इस वजह से मैंने इन दोनों को अलग-अलग लिखा। कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इनमें मैग्नीशियम है, फॉर एग्जांपल इनमें आपके पास कैल्शियम है, फॉर एग्जांपल इनमें आपके पास मैंगनीज है। ठीक है ना? चलो एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको मैंगनीज की एग्जांपल दे देता हूँ। मान लिया आपके पास मैंगनीज है Mn। जब ये आपके पास नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, एक नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल, दूसरा नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल, तो असल में होता ये है कि आपके पास जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें से दो हाइड्रोजन, कौन से हाइड्रोजन? ये जो है नाइट्रिक एसिड के ये वाले, ये बेटे निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये एरो शो कर रहा है, ये गैस है, ठीक है ना? और बाकी क्या बच गया? Mn और NO3, वो क्या करते हैं? वो मिलकर बना देते हैं MnNO3 ट्वाइस ये MnNO3, ठीक है ना? मतलब ओवरऑल होता यही है कि आपके पास जब भी मैंगनीज या इसकी जगह अगर आप मैग्नीशियम ले आए या इसकी जगह आप कैल्शियम ले आए तो इन सब ने करना क्या है, इन्होंने जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है उसके हाइड्रोजन निकल जाने हैं और टिपिकल मेटल की तरह इनसे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ एग्जांपल होगी जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। इक्वेशंस दी हुई हैं बुक में, आप कर सकते हैं। मेटल्स दैट फॉर्म NO विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यहाँ से मेन काम स्टार्ट हो रहा है आपका कि देखो जब नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, इस मेटल वाले टॉपिक में बेसिकली है क्या रिएक्शंस में कंसंट्रेशन का ध्यान रखना और मेटल का ध्यान रखना। अगर तो मेरा बेटा मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है तो कुछ मेटल्स ऐसी हैं जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से वाला? NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंगल वाला। अब उनमें कॉपर है, उनमें आपके पास लेड है, उनके अंदर आपके पास मरकरी है, उनके अंदर आपके पास सिल्वर भी शामिल है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कॉपर की कि आपके पास ये कॉपर है, जब ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3। तो हमें जो कॉपर के मॉलिक्यूल चाहिए वो 3 है और नाइट्रिक एसिड के जो चाहिए वो 8 है। तो 8 हो गए नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल और कॉपर के हो गए 3। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान कीजिएगा, सुनिएगा। 3 कॉपर है, एक कॉपर 2 नाइट्रेट के मॉलिक्यूल मतलब NO3 को साथ मिलाता है, तो 3 कॉपर हैं तो 3 कॉपर मिलके क्या बना देंगे? ये कॉपर नाइट्रेट। मतलब यहाँ से 3 कॉपर 6 NO3 निकाल के ले गए, एक के बाद 2 जा रहे हैं तो 6 चले गए, बाकी कितने बच के? 2। फिर वो तो जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। और मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक एक सिंपल सी ट्रिक, क्या? हाइड्रोजन गिन लो, वाटर का पता चल जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 8 कितने वाटर बन सकते हैं? 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास ही देख, तो जब भी आपके पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा, ये कौन सा है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। अगर आप डाइल्यूट फॉर्म में मतलब उसमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जब भी यूज़ करेंगे, आप कॉपर ले लें, आप मरकरी ले लें, आप लेड ले लें, आप सिल्वर ले लें, बनना आपके पास हमेशा कुछ ऐसा ही है। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? चलो मैं मरकरी की भी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे मरकरी ले लेते हो, आपके पास है Hg और आपके पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, 8 ही लेंगे, ये 6 ले लेंगे, आपके पास क्या होगा? फिर वही होगा कि जो मरकरी है वो नाइट्रेट को अपने साथ मिलाएगा, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा Hg2NO3 ट्वाइस, कितने? 3।
6 लिए थे ना, तो मरकरी मिल गया आपस में। तो इस तरह से ये बन गया, बाकी सारा कुछ वही, मतलब जब यहाँ से ये 6 चले गए तो यहाँ पे कितने बच गए 2, तो वो 2 कन्वर्ट हो जाएंगे NO के अंदर, और बाकी 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे 8 हाइड्रोजन से। तो कोई भी मेटल ले लें, देखिए रिएक्शन बिल्कुल सेम चलते हैं इसी तरह से। इसी वजह से मैं कह रहा था अगर हम ग्रुपिंग कर लेंगे तो हमारे लिए रिएक्शन एक याद है तो ऑटोमेटिकली दूसरे याद हो जाते हैं। तो ये आपके पास हो गया। लेकिन अब कुछ मेटल ऐसे हैं जब वो रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने से हमारे पास रिएक्शन बदल जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जिंक है, उसके रिएक्शन करके देखते हैं। तो आपके पास ना मामला सारा बदल जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लूँगा ना, तो यही कॉपर जो डाइल्यूट के साथ NO बना रहा था, यही कॉपर से ज़्यादा आपके पास क्या बनाना शुरू कर देगा, NO2 बनाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल कॉपर है, और कॉपर जब रिएक्शन करता है आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो 4 मॉलिक्यूल आपके पास ओवरऑल इक्वेशन के अंदर आते हैं जो रिएक्शन करते हैं। और आपके पास मतलब क्या होता है, 4 हैं हाइड्रोजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल तो पहले बनाओ ना, बना दिया। ओके, एक कॉपर है तो 2 नाइट्रेट को निकाल के क्या बना देगा, CuNO3 ट्वाइस, ठीक है ना। तो 2 बच गया आपके पास क्या, नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इक्वेशन बैलेंस, समझे। तो मतलब आपके पास रिएक्शन जब भी होगा तो आपके पास ऐसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। आप और एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास मरकरी की एग्जांपल ले लेते हैं, Hg, 2 मरकरी ले लें, रिएक्शन करवा दें किसका, नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3। देखो रिएक्शन एक तरह से हो गई, 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बना दो, बन गए। अच्छा, एक ये मरकरी है तो 2 मरकरी मिलेंगे, और आपके पास बना देंगे HgNO3 ट्वाइस, और बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, बाकी आपके पास बन जाएंगे 2NO2, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन चलेगा, Hg2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब आप देखें कि सेम तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है, अब यहाँ पे NO2 बन रहा है, NO2 बन रहा है, गैस है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। पहले क्या बन रहा था, NO, ओके। अच्छा, अब कुछ मेटल ऐसे हैं जब वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, फॉर एग्जांपल टिन और जिंक इसकी एग्जांपल है, तो ये क्या करते हैं, ये आपके पास अमोनियम नाइट्रेट बना देते हैं, NH4NO3, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल टिन की एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक की एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको कहता हूँ आपके पास है टिन, ठीक है ना। तो टिन क्या है, SN, इसको SN से शो करते हैं। 4 टिन के मॉलिक्यूल लेंगे और इसका जब रिएक्शन करवाएंगे बेटे हम नाइट्रिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल के साथ, तो आपके पास क्या होगा, देखो एक टिन ने फिर वही करना है, 2 NO3 लेने हैं, तो 4 हैं, तो 4 टिन जो है वो NO3 ट्वाइस, मतलब 8 यहाँ से नाइट्रेट तो निकाल लिए ना, 8 तो निकाल लिए, ठीक है ना। वाटर कितने बनेंगे, 10 हाइड्रोजन है, तो नहीं अभी ज़रा रुक जाओ, देखो एक बनना है अमोनियम नाइट्रेट, तो 2 नाइट्रोजन बचे होंगे, वो क्या बना देंगे, वो बना देंगे NH4NO3। अब देखो 4 हाइड्रोजन तो इधर चलेंगे, बाकी फिर कितने बचे होंगे हाइड्रोजन, 6, तो उनसे कितने वाटर बन सकते हैं, 3 वाटर बन सकते हैं। तो ये बेटे इस तरह से प्रोसेस चलेगा आपके पास, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक नई किस्म का प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट। तो टिन ले लो, जिंक ले लो, ये दोनों बस टिन की जगह जिंक, यहाँ पे जिंक लिख दोगे, रिएक्शन सेम रहेगा, रिएक्शन नहीं बदलता। तो मतलब इस तरह से आपके पास ये बड़ी आसानी से मतलब चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, आप इनको बड़ी आसानी से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। आप नोट करते जाएं, साथ साथ ये नोट करना आपके लिए कह लें कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम बाद में फेस करना पड़ सकती है। अच्छा, अब हमारे पास केस क्या है कि जो जिंक है ना, तो जिंक यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जिंक में आप डाइल्यूट SnO3 यूज़ करते हैं तो कंडीशन कुछ और है, अगर आप और कंसनट्रेटेड यूज़ करते हो तो कंडीशन कुछ और है, और कंसनट्रेटेड यूज़ करते हो तो कंडीशन कुछ और है। फॉर एग्जांपल अगर इसी जिंक को मैं लेता हूँ, जिंक के 4 और नाइट्रिक एसिड के 10 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, डाइल्यूशन चेंज कर लेता हूँ, वहाँ पे डाइल्यूट था, यहाँ पे मैं कहता हूँ कंसनट्रेटेड ले लिया, कोई और डाइल्यूशन ले लेते हैं, फिर पता क्या होगा कि आपके पास जिंक ने तो वही करना है कि जिंक ने नाइट्रेट के साथ मिलके बना देना है जिंक नाइट्रेट, कितने 4। अब NH4NO3 नहीं बना रहा, तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 10, कितने वाटर मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 5। अब उसके बाद आप गिन के देख लेना, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचेगा, मतलब आपके पास क्या बनेगा, N2O। ये जिंक की खास प्रॉपर्टी है। अगर आप अपनी बुक के अंदर देखें तो पॉइंट नंबर है 3 का लास्ट पॉइंट है कि जिंक गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड।
जब वेरी डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट ये वाला, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास जिंक की डाइल्यूशन थोड़ी सी कम, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब उस तरह थोड़ा सा कंसनट्रेटेड है, तो फिर आपके पास ये वाला रिएक्शन होगा। मतलब अगर मैं कह दूँ कि ये वाला रिएक्शन कब होगा, तो ये तब होगा जब आपके पास वेरी डाइल्यूट HNO3 यूज़ करेंगे आप, ठीक है ना। ये वेरी डाइल्यूट पे, और ये कब, जब डाइल्यूट होगा। और यहाँ पे ये वाला कब होगा, NO2 कब प्रोड्यूस होगी, जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई जिंक गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ HNO3। तो HNO3 की डिफरेंट कंसंट्रेशन पे वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है आपके पास। नो लास्ट रह गया, कौन से मेटल हैं जो आपके पास एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एक ही एग्जांपल मैं करवाना चाहूँगा, दैट इज टिन। अब टिन जो है वो जब भी आपके पास रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वो आपके पास क्या बनाएगा, उसके पास चांस है कि वो आपके पास एक एसिड भी बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटास्टेनिक एसिड। मैं इसी टिन को ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टिन है और ये 4 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ जब बेटा रिएक्शन करता है, तो ये पता क्या बना देता है, जरा देखो यहाँ पे वो एक बना देता है एसिड दैट इज H2SNO3, और बाकी क्या बच के 4 नाइट्रोजन है, तो 4 नाइट्रोजन के बना देता है ये ऑक्साइड, और बाकी बना देता है हाइड्रोजन के ऑक्साइड, मतलब वाटर। तो इस तरह से ये बन जाता है आपके पास, ये एसिड बनाता है। तो ये जो आपके पास एसिड बना है, इस एसिड को हम बोलते हैं फिर मेटास्टेनिक एसिड। तो जितने भी मेटल्स अभी आपके रिएक्शंस में थे, अगर आप इस तरह इसको समझ के याद करेंगे, ज़्यादा कपने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रीजन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो जिंक वाला है, ठीक है। दूसरा कॉपर को देख लें, डाइल्यूट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, कंसनट्रेटेड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आप मर्करी को देखेंगे, डाइल्यूट के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, मर्करी के साथ डिफरेंट मतलब कंसनट्रेटेड के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके पास MCQs के तौर पे आते हैं, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और हैं, दैट इज़ द रिएक्शन विद आपके पास सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स वगैरह जिन्हें हम कहते हैं नॉन मेटल्स के साथ, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके साथ यूसेज भी। तो इसको नोट कीजिएगा, वो हमें याद रखिएगा। अच्छा लगा फिर भी थैंक यू, नहीं अच्छा लगा फिर भी थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।